अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम आइडियल बिहेवियर एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप गैसेस के आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम दो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। द वन इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड द अदर आर द वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स ए एंड बी। तो पहला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपने जनरल गैस इक्वेशन से हासिल किया, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि आइडियल गैस कौन सी गैस होती है। आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सारे गैस लॉज को ओबे करती है और जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करती है। कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, आइडियल गैस का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू गैस लॉज ही होता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आइडियल गैस के लिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। कब स्ट्रेट लाइन आ रही है? जब आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जी को ले रहे हैं, पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी। अब जी की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखिएगा, जी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है लेकिन लेस देन वन भी है। ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन, वन से कम भी है, वन से ज़्यादा भी है। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू हमारे पास वन के इक्वल भी हो सकती है, वन से ज़्यादा भी हो सकती है, वन से कम भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या गैसेस के बिहेवियर के साथ चेंज हो रही है। एग्जैक्टली जब आपके पास गैस का बिहेवियर आइडियल है तो जी की वैल्यू वन है, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, 100, 200, 300, 400, 500 एटीएम तक प्रेशर इंक्रीज करने पर भी आइडियल गैस के लिए जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन क्या रियल गैसेस इतने हाई प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करती हैं? पीरियोडिक टेबल में जितनी गैसेस को हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट आइडियल गैस का नाम है हीलियम गैस। हीलियम मोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करती है एज कंपेयर टू अदर गैसेस। एक तो हीलियम का साइज बहुत छोटा है, दूसरा हीलियम मोनोटॉमिक है। अब हम बात ये करते हैं, यहाँ पे देखें हीलियम का बिहेवियर, लेकिन देखें हीलियम भी इतने हाई प्रेशर पे 100 एटीएम से पहले हीलियम डेविएट करना स्टार्ट कर गया। 200, 300, 400, 500 पे हीलियम डेविएशन शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन से डेविएशन शो कर रहा है। हीलियम के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू वन से ज़्यादा है क्योंकि ग्राफ अबव दिस लाइन आ रहा है। अब दूसरा केस देखें हाइड्रोजन के लिए। ये जो डॉटेड रेड लाइन दूसरी है ये हाइड्रोजन के लिए। ग्राफ में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये जो रेड लाइन है ये हाइड्रोजन के लिए है। उसके बाद नाइट्रोजन N2 के लिए ये लाइन है जो कर्व्ड लाइन है। उसके बाद मीथेन के लिए लाइन है और ये वाली लाइन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमारे पास कौन सा केस है? हाइड्रोजन और हीलियम क्योंकि रियल गैसेज हैं, जी की वैल्यू वन के इक्वल तो नहीं है लेकिन वन से ग्रेटर है। ये जो लास्ट पॉइंट है, जी वैल्यू इज ग्रेटर देन वन। यहाँ पे क्यों वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है? क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है जनाब? ये पिक्चर देखिएगा, जी की वैल्यू कब ग्रेटर देन वन आती है? यहाँ पे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स को आप करीब लाना चाह रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है। जब आप उन मॉलिक्यूल्स को प्रेशर दे, गैस को प्रेशर प्रोवाइड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब भी नहीं आएंगे क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी बल्कि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। यहाँ पे देखिएगा ये रिपल्सिव फोर्सेस को शो कर रहा है। जब आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो एक्सपेंशन डोमिनेट करती है। मतलब जितने गुना प्रेशर आपने एक्स एक्सिस पे इंक्रीज किया है, वॉल्यूम उतने गुना डिक्रीज नहीं हुआ। इस वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वॉल्यूम तो डिक्रीज तब होगा ना जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वॉल्यूम कम नहीं होता। रिपल्सिव फोर्सेस के डोमिनेट करने की वजह से एक्सपेंशन डोमिनेट कर जाती है। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें,
इन केस ऑफ मीथेन गैस देखें क्या हो रहा है, इनिशियली प्रेशर इंक्रीज करने से z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, z वैल्यू इज लेस देन 1। उसके बाद आप प्रेशर जब बहुत हाई कर देते हैं तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है। यहाँ पे क्या केस डेवलप होता है, क्या सिचुएशन डेवलप होती है, जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को प्रेशर देंगे ना तो पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा है, N2 के केस में भी हीलियम और हाइड्रोजन के मुकाबले में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस में गैस मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है। तो जब साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। पोलराइजेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड। गैसेस बेशक नॉन पोलर हैं लेकिन उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आ गया, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डेवलप हो गई। और इन फोर्सेस के डेवलप होने की वजह से क्या हुआ है, जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया था वॉल्यूम उससे ज़्यादा गुना कम हो गया है। मतलब उतना कम होना चाहिए था लेकिन उससे ज़्यादा कम हो गया है। तो हम कहते हैं कि इस केस में कंप्रेशन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही है, कंप्रेशन डोमिनेट कर रहा है। इस वजह से z की वैल्यू इनिशियली लेस देन 1 होती है इन केस ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2। लेकिन जब आप प्रेशर बहुत हाई कर देते हैं, आप मज़ीद गैसेस को कंप्रेस करते जाएं तो एक टाइम आएगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फिर रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। उन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिनके दरमियान इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस डेवलप हो चुकी थी, अब वही मॉलिक्यूल्स दोबारा ज़्यादा करीब आने पे एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही दोबारा रिपल्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, जब रिपल्शन स्टार्ट होगी तो दोबारा एक्सपेंशन डोमिनेट कर जाएगी। इसका मतलब है रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि 3 सॉलिड लाइंस हैं आपके पास, एक N2 के लिए, एक मीथेन के लिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तीनों कर्व्स जो हैं वो पहले डाउनवर्ड जाती हैं, मतलब वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आती है, उसके बाद वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे अगर 1 के इक्वल हो भी जाती है तो जनरली बाकी सारे पॉइंट्स पे, बाकी सारे प्रेशर्स पे वो आपके पास वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है, इफ़ द z वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि एक्सपेंशन फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। गैस एक्सपेंड कर गई है, गैस जितना कंप्रेस होना चाहिए था उतनी कंप्रेस नहीं हुई क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई हैं। दूसरा पॉइंट कि z की वैल्यू कब लेस देन 1 होती है, तो z की वैल्यू तब लेस देन 1 होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डोमिनेट कर जाए, जब कंप्रेशन डोमिनेट कर जाए, जब जितना प्रेशर अप्लाई किया था उससे ज़्यादा गुना वॉल्यूम कम हो जाए। तो इसके लिए आपको डायग्राम्स हैं, z इज इक्वल टू 1 कब है कि जब कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है, ना कोई रिपल्सिव फोर्सेस है। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ए एंड बी फैक्टर्स, इन्हें कहते हैं वैंडर वाल्स कांस्टेंट। वैंडर वाल ने अपनी इक्वेशन में 2 कांस्टेंट्स यूज किए थे, ए एंड बी। ए क्या था? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन एंड बी इज द एक्सक्लूडेड और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की वॉल्यूम की, अट्रैक्टिव फोर्सेस की, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, डोमिनेट करेंगी तो कंप्रेशन डोमिनेट हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो एक्सपेंशन डोमिनेट करेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें दोबारा यहाँ पे डिस्कस होती हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट एंगल के साथ। रियल गैसेस के लिए वैंडर वाल इक्वेशन लिखी जाती है P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये ए और बी क्या है? ए और बी वैंडर वाल्स कांस्टेंट है, ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को बताता है और बी इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम के मैग्नीट्यूड को बताता है। अब पहला सवाल है कि क्या ए और बी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ए एंड बी वैल्यू विल नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती।
क्योंकि आपके पास MCQs आते हैं, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये बात क्लियर करनी है कि ए और बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़ीरो हो सकती हैं लेकिन नेगेटिव नहीं, वैल्यूज़ के लिए ए इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव में नहीं जाएगी ए की वैल्यू। दूसरी चीज़ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज़ीरो होना भी पॉसिबल नहीं होता, रियलिटी में ज़ीरो वॉल्यूम भी नहीं होता, लेकिन अगर वॉल्यूम आपके पास होगा तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू रियल गैसेस के केस में ना तो ज़ीरो है और ना ही नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। अब हमें फ़ायदा क्या होता है इस ए और बी को पढ़ने का? जनाब, ए और बी आपको नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस बताते हैं। ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नॉन आइडियलिटी उतनी ज़्यादा होगी, बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर उतना ज़्यादा होगा। इससे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें 4 गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। उनके लिए ए वैल्यूज़ का ऑर्डर लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके लिए बी वैल्यूज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था, उनके लिए आइडियल बिहेवियर का ऑर्डर लिखा था। तो उन चीज़ों को आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ए और बी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो वो गैस नियरली आइडियल होगी। ये एक अलग क्वेश्चन है कि अगर अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो ए और बी की वैल्यू तो आपके पास गैस कैसी होगी? गैस विल रिजेंबल टू एन आइडियल गैस, आइडियल के करीब करीब होगी वो गैस। जैसे कि हीलियम कुछ आइडियल के करीब करीब बिहेवियर शो करता है किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर ए और बी की वैल्यू एक्यूरेटली ज़ीरो हो जाए, मतलब किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़ीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो और गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम भी ना हो, ज़ीरो वॉल्यूम हो, तब वो गैस बिल्कुल आइडियल होगी। ये KMT के 2 पास्टुलेट्स थे जो गलत थे एक्चुअली, क्योंकि रियल गैसेस इसको ओबे नहीं कर रही। आप देख रहे हैं कि रियल गैसेस के केस में ए और बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, कभी भी ज़ीरो नहीं है। लेकिन ए और बी की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़ीरो हो या गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ज़ीरो हो। और इन दोनों केसेस में गैस आइडियल है। आइडियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन होल्ड करती है, दिस इज PV इज इक्वल टू nRT। जी बेटा, this was the short introduction of A, B and the compressibility factor। स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में फिक्स करने की कोशिश करें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।